तो बच्चों बारी आती है अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? when two electrons are shared by each contributing atom and two pair of electrons are shared between them, the bond formed is called as the double covalent bond। और इस डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम दो लाइन से डिनोट करते हैं, यानी जो दो एटम शेयरिंग कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों ही दो दो इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब दोनों ही शेयरिंग में दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं शेयरिंग के लिए। तो दो एटम शेयर कर रहे हैं, दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही वाली बात लिखी हुई है कि शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, है ना। When each sharing atom contribute 2 electrons and 2 pair of electrons are shared between 2 atoms, the bond formed is called as the double covalent। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में लेते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटम होता है आपस में डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। देखिए कैसे बनाता है। तो ऑक्सीजन का कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या, O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ऑक्सीजन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी? देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो निकलेगा Kl, 2 में K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा, उसके पास भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये दोनों मिलकर के स्टेबल होना चाहते हैं, दोनों के पास ही कमी है इलेक्ट्रॉनों की, तो फिर ये दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। अगर कमी है तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और दोनों के ही पास कमी है, दोनों ही भिखारी हैं, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। भिखारी कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, यानी नॉन मेटल कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? मैक्सिमम जितनी जिसके पास कमी होगी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फिलहाल में दो एटम है, दोनों के पास ही 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 2 की कमी है, इसके पास भी। इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो नियॉन बन जाएगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के शेयर करके नियॉन बन जाएगा। तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? इन दोनों के पास ही 2 की कमी है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे। तो ये कहानी हो गई। और ये ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उसने 2 दे दिए यहाँ पर शेयरिंग करने के लिए कि लो भाई, है। दूसरा ऑक्सीजन है, इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए अपने शेयर करने के लिए। अब दोनों ऑक्सीजन के बीच में देखिए हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इस एटम ने भी 2 एटम दिए, कंट्रीब्यूट किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किए, इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इस ऑक्सीजन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 2 8, यानी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पे इसका भी अधिकार होगा और इसका भी अधिकार होगा। इस ऑक्सीजन के भी हो गए 2 4 6 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और हम इसी को ऐसे भी डिनोट कर सकते थे, O डबल बॉन्ड O या फिर O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से हम डबल बॉन्ड से डिनोट करते हैं। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 2 सिंगल बॉन्ड मिला करके क्या हो गए? ये डबल बॉन्ड हो गए। हमेशा ध्यान रखो, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। देन आते हैं ट्रिपल बॉन्ड पर। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे? जब 2 एटम मिलकर के 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयरिंग के लिए, मतलब हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 2 एटम जो हैं 3 इसने किए 3 इसने किए, तो दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेयरिंग के? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर 6 टोटल इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे। इस वाली बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन गया ये बोलते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड को 3 डंडे सिंपल से 3 लाइन बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी में थोड़ा सा बस चेंज करना है अपने को। ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड व्हेन ईच शेयरिंग एटम कंट्रीब्यूट्स 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। व्हेन each sharing atom contributes 3 electrons and 3 pair of electrons are shared between them. The bond formed between them is called as double covalent bond. अब क्या हो जाएगा, पहले आपने डबल लिखा था क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहे थे। अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, दोनों अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के लिए दे रहे हैं। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो डबल लिखा था इसी को यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, कॉल्ड एज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, the bond formed between them is called triple covalent bond। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 5 इलेक्ट्रॉन। 2 नाइट्रोजन जब आपस में स्टेबल होना चाहेंगे मिलकर के, तो इसके पास भी 3 की कमी, इसके पास भी 3 की कमी, दोनों के पास 3 की कमी है। तो फिर क्या करेंगे, दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेंगे शेयरिंग के लिए। उन्होंने कहा 3 इलेक्ट्रॉन ये ले, दूसरे ने भी 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए और दोनों के बीच में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। और अगर पेयर की बात करें तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये लिख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइन्स, है ना। ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इस तरह की 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एक नाइट्रोजन ये है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं हम, ये नहीं बनाते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, क्योंकि 3 की कमी है इसलिए 3 दिए हैं, क्योंकि ये बस ये चाहता है कि हमें 3 और मिल जाए, साझेदारी करने में, शेयरिंग करने में बस 3 ही इलेक्ट्रॉन और मिले। तो 3 तभी मिलेंगे जब ये अपने 3 देगा, अपने 3 शेयरिंग के लिए देगा, इसको भी 3 मिल जाएंगे। तो 3 इसके अपने, 3 दूसरे शेयरिंग के जो इसको मिले वो 6 और 2 ये 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक नाइट्रोजन एटम ये है और दूसरा नाइट्रोजन एटम ये है। ठीक है, नाइट्रोजन के एटम्स आपस में डिफरेंट नहीं होंगे, हम आपको सिर्फ ये बताने के लिए तो ये नीले और लाल से बता रहे हैं कि आप ये समझ जाओ कि ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। बाकी नाइट्रोजन एटम जो होते हैं वो सेम टू सेम एक होते हैं, ना तो उनका कोई ऐसे कलर, साइज, शेप ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं होता है, ना ही उनके इलेक्ट्रॉन किसी का ऐसे क्रॉस और डॉट नहीं होता। ये सिंपल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि हमने इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे बता दिया डॉट से, इसके रिप्रेजेंट को बता दिया क्रॉस से, इसलिए कि आप ये समझ जाओ कि ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा कुछ मन में नहीं सोच लेना कि ये रेड कलर का होता है या ये इस कलर का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये इसके शेयरिंग के लिए दे दिए इसने, तो इसके टोटल 5 इसके पास से बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 इसने दे दिए शेयरिंग के लिए। अब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बीच में कितने हैं, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। देखिए क्या कह रही है आपकी डेफिनेशन, क्या कह रही है, व्हेन ईच शेयरिंग एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयरिंग एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन देम, दोनों के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। सो द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए इसके 3 3 6 2 8 कंप्लीट हो गए,
और इस वाले नाइट्रोजन के भी 8 कंप्लीट हो। तो ये बन गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसको हम बोलेंगे N2 मॉलिक्यूल। अब थोड़ा सा जो बच्चे दक्षिणा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बात करते हैं। ये आपने पढ़ा कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इनमें लंबाई किसकी ज्यादा होगी या बॉन्ड लेंथ कौन सा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड की मजबूती, तो लंबा बॉन्ड जल्दी टूटता है, यानी इसका उल्टा होगा, यानी कैसा होगा, ऐसा होगा। हाईएस्ट मजबूत कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। अब आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा, तो एक नया शब्द हम आपको बता रहे हैं, उससे याद करिए। ये आगे का नया शब्द सीखिए, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर समझो क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू शेयरिंग एटम्स आर कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। क्या है बॉन्ड ऑर्डर? इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स between two sharing atoms, ठीक है। दो शेयरिंग एटम्स जो है, या हम कहें टू शेयर्ड पेयर ऑफ बिटवीन नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन शेयर्ड एटम बिटवीन टू चलिए शेयर टू शेयरिंग एटम्स ही लिख लीजिए। टू शेयरिंग एटम्स का मतलब जो दो एटम्स शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, उनके बीच में जितने भी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं उनकी संख्या को हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे हमने कहा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हुआ, अगर बॉन्ड ऑर्डर की भाषा में बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब मीन्स 3 बॉन्ड है ना इसमें, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, ठीक है। डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड के लिए कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2। सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है अगर, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक है। और जो बॉन्ड लेंथ होती है, ध्यान दीजिए 2-3 चीजें हैं, इनको आप नोट कीजिए। एक चीज होती है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फिर आती है बात बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ, पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ की लिख लीजिए, फिर बॉन्ड लेंथ की लिखिए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी तो क्लियर हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। अब आती है बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात। बॉन्ड की मजबूती की बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत है, तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर आती है काय के बाद बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, अब बॉन्ड लेंथ।
बॉन्ड की लंबाई, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो अब वो ये दो चीजें तो आप पहले डिस्कस कर चुके थे। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड वाला। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड वाले की, फिर डबल बॉन्ड वाले की, फिर सिंगल बॉन्ड वाले की। तो यहीं से क्वेश्चन आता है ना, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन को भरा जाता है। नाइट्रोजन को क्यों भरा जाता है चिप्स के पैकेट में, क्योंकि नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन यानी N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, हाई है। हाई बॉन्ड ऑर्डर है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी हुई, बहुत, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी मजबूत हो जाएगी, मतलब बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा तो नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए नाइट्रोजन कैसा होता है, इनर्ट होता है, रिएक्शन नहीं करता जल्दी, इसीलिए हम उसको चिप्स के पैकेट्स में भरते हैं। किसके कारण से, ड्यू टू हाई बॉन्ड ऑर्डर के कारण से। ठीक है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर वाली बात हो गई ना। बॉन्ड ऑर्डर मतलब जितने कोवलेंट बॉन्ड दो शेयरिंग एटम्स के बीच में होंगे, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू शेयरिंग एटम्स, उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे। और बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही मजबूत होगी। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा मतलब कम स्टेबल होगा, ट्रिपल बॉन्ड देर में टूटेगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। वहीं पे बॉन्ड लेंथ की बात अगर करेंगे तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होगी, उससे थोड़ी बड़ी डबल बॉन्ड की, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी किसकी, सिंगल बॉन्ड की। ये होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किस किस तरीके से कंपाउंड बन सकते हैं, एक उसके बारे में और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड जिसमें हो और एक जिनमें डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में। तो वो कैसे बनते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक, एक वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, इनमें से हम एक दो का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक तो हुआ मीथेन। ठीक है, मीथेन बनता है CH यानी एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन शेयर करते हैं तब बनता है। ठीक है, दूसरा हुआ इथेन। ठीक है, तीसरा हुआ इथीन, और चौथा इथाइन। ये हम अलग अलग वैरायटी के, मतलब कार्बन कितनी वैरायटीज के कंपाउंड बना सकता है, वो हम उनके कार्बन और कार्बन के बीच में कितनी वैरायटी के बॉन्ड बन सकते हैं उसके बेस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मीथेन में कार्बन का कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इथेन में कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, इथेन में कार्बन C डबल बॉन्ड CH इस तरह से बनाता है, यानी कि डबल बॉन्ड बनाता है। सॉरी, इथेन में भी सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। मीथेन में सिंगल बॉन्ड, इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इस तरह से।
इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। और इथिन में थोड़ा जब भी आप ऐसे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, जिससे कि इंटरमिक्स ना हो जाए आपका, मतलब नीचे की लाइन का हाइड्रोजन ऊपर वाले में इंटरमिक्स ना हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा दूर दूर लिखना है। इथेन का ये हो गया। अगर हम इथिन की बात करें तो इथिन होता है C2H4। C2H4 इसका फॉर्मूला हुआ। और स्ट्रक्चर की बात करें तो C डबल बॉन्ड C H H H और H, और देन नंबर 3 है इथाइन। इथाइन ये होता है C3H C2H2 इथाइन। और इसका स्ट्रक्चर को देखें तो C ट्रिपल बॉन्ड C H, ये होता है इथाइन। अब ध्यान दीजिए, जब आप दक्षिणा वगैरह में एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है। इथिन का एक और दूसरा, ये तो IUPAC नेमिंग हुई, अभी आप आगे चल करके पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग। तो इथिन का जो IUPAC नेम हुआ वो इथिन है। इसका एक कॉमन नाम भी होता है। कॉमन नाम ऐसे समझ लो, जैसे घर में स्कूल में आपका नाम अच्छा बढ़िया वाला लिखा है, आनंद लिखा है, सुशील लिखा है, कृष्णा लिखा है, ठीक है। लेकिन घर में आपको डब्बू बुलाते होंगे, पप्पू बुलाते होंगे, चिंटू पिंटू बुलाते होंगे, वो आपका कॉमन नाम हो गया, और स्कूल वाला नाम अलग हो गया। ऐसे ही ये कंपाउंड है, पहले इनके कुछ कॉमन नाम हुआ करते थे, फिर उसके बाद साइंटिस्ट की एक संस्था ने, इंस्टीट्यूशन ने इनको एक नियम बनाए कि किसका क्या नाम होगा, उसको हम जो नेमिंग की जाती है वो कहलाती है IUPAC नेमिंग। तो इसका ये IUPAC नाम है, ठीक है। जैसे आपका स्कूल का नाम, वैसे ये इथिन इसका IUPAC नाम है। और इसका एक कॉमन नाम होता है इथाइलिन, ठीक है। क्योंकि कभी कभी इनका कॉमन नाम पूछा जाता है, दक्षिणा वगैरह के टेस्ट में तो बहुत पूछा जाता है, ये इथाइलिन कौन सा कंपाउंड है, पहचानिए। बच्चे गलत करके आ जाते हैं। और इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन, ठीक है, या एसिटाइलिन। तो इन दोनों के ही कॉमन नेम आपको याद रखने हैं। इथिन का कॉमन नेम इथाइलिन, इथाइन का कॉमन नेम एसिटिलीन, ये होता है। मीथेन का मॉलिक्यूल बनाना आपने पिछले टर्न पे सीखा था, तो इसीलिए हम मीथेन का आपको नहीं बता रहे हैं, वर्बली याद कराए दे रहे हैं कि कार्बन के पास देखिए, कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 6 Kl 2 और 4 इतने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 4 की ही कमी है। ये चाहता है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए शेयरिंग के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं मिलेंगे इसको। हाँ, हाइड्रोजन एक, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन के साथ करेगा तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, तब फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे, तो बदले में कार्बन भी उन चारों हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इस तरह से कार्बन के 4 और 4 उधर से शेयर होके आ गए 8 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन के सबके 2-2 हो जाएंगे। ये आप पिछले टर्न पे आपने पढ़ा था मीथेन का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग इथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इथेन का स्ट्रक्चर जब बनाने के लिए आपको दिया जाएगा, अगर सपोज आया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथीन और इथाइन, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करने के लिए आया, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए इनका, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? उस समय आपको ये स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, सिंपली इतना लिखा जाएगा कि आप इसको ड्रॉ करिए। क्वेश्चन में इतना लिखा होगा कि आप ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए। तो इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बनाएंगे, यानी स्टेप वाइज बनाएंगे हम इसको। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ठीक है। तो इथेन के फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद अनदर कार्बन, ठीक है। कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद अनदर कार्बन, यानी 2 कार्बन है, दोनों के पास 4-4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले क्या हुआ,
जो दो कार्बन हैं, दोनों अपने 4-4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर के घूम रहे हैं, वो क्या करेंगे, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे और सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, दोनों कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी इसके बाकी हैं, 1 2 3 इनके बाकी रहेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में होगा हाइड्रोजन का आगमन, क्योंकि मॉलिक्यूल आपको बनाना क्या है, C2H6, इथेन का फॉर्मेशन बनाइए ऐसे पूछा जाएगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6। C2H6 है तो पहले ये देखो कि पहले C2 बनेगा, C2 का मतलब 2 कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ये हो गई बात। फिर बाद में इन पे हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो अब आप ये हिसाब लगाओ कि 2 कार्बन के हिस्से में 6 हाइड्रोजन है, तो 1 कार्बन के हिस्से में कितना आया, ठीक है ना, 2 कार्बन मिलकर के 6 हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहे हैं, तो दोनों कार्बन के हिस्से में हाइड्रोजन की कितनी संख्या आएगी, 1 कार्बन के हिस्से में 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 3 हाइड्रोजन एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद 3 बैलेंसी ऑफ रेस्ट बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन की 4 बैलेंसी होती हैं, 4 में से अभी 1 बैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद अनदर कार्बन एंड इस केस में क्या हो गया, 1 बैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे 1 बैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, यहाँ पे 1 बैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड हो गई, सेटिस्फाइड हो गई मतलब अब खत्म हो गई, क्योंकि उसमें रिएक्शन हो गई। ठीक है, कार्बन कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, 1 बैलेंसी खत्म हो गई। ठीक, अभी 3 बैलेंसी और सेटिस्फाइड होने के लिए बची है, 1 बैलेंसी खत्म हो गई मतलब 1 बैलेंसी जो रिएक्शन कर सकती थी उसने इस कार्बन के साथ रिएक्शन कर लिया। तो अब 3 जो बचे हैं, तो रिमेनिंग 3 बैलेंसीज ऑफ each carbon are satisfied only when, क्योंकि इसमें लगने कितने एटम्स हैं, 6 एटम लगने हैं, तो 6 हाइड्रोजन एटम लगने हैं, तो 3 हाइड्रोजन एटम लग जाएंगे, है ना। satisfies only when 3 हाइड्रोजन एटम या remaining 3 balances satisfied when 3 hydrogen atoms attached with कार्बन। ठीक है, आप चाहें तो इसकी ये अनसेटिस्फाइड बैलेंसीज बना सकते हैं कि कार्बन ने 4 बैलेंसी होती हैं, तो 1 2 3 ये ऐसी हो गई, 1 2 3 ये ऐसी हो गई, एक एक इलेक्ट्रॉन अभी इनका, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये अभी चूंकि बॉन्ड बना नहीं है इसलिए हमने इसको नहीं बनाया है। ठीक है, तो आप समझ लो कि 3 बैलेंसी इसकी खाली है, मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन अभी शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्ड नहीं बना, तो इसलिए हमने बॉन्ड नहीं दिखाया है इसका, इसीलिए हमने इसको ऐसे दिखाया है। ठीक है, आप समझ जाओ कि यहाँ पे एक बॉन्ड है और एक एक हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पे एक एक बॉन्ड शेयर करेगा। तो अब सेकंड स्टेप में क्या हो गया, C C H H H। ठीक है, अभी हमने वो इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर नहीं दिखाया है, बात वही है कि कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, हाइड्रोजन ने आकर के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लिया, तो कार्बन के मतलब दोनों पे अधिकार हो गया और हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए। इस तरह से कार्बन के देखो 2 4 2 6 2 8 पूरे हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन ने शेयर किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कार्बन ने शेयर किया है। ठीक है, अब कभी कभी यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन,
इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाइए, मतलब इसका फॉर्मेशन ड्रॉ करिए एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो आप ध्यान से, वैसे ही बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना लो। और करना क्या है आपको कि एक बॉन्ड हटा करके, बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर याद आसानी से रह जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करोगे, बॉन्ड हटा करके इलेक्ट्रॉन लगाते जाओ, बस काम खत्म हो गया आपका। ठीक है, जैसे यहाँ बनाना है तो क्या करोगे, ये बॉन्ड हटाया, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। इस तरह से, ये ध्यान देना, इस तरह से रखना थोड़ा सा। इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड हटाया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। ये वाला बॉन्ड हटाया, पहले पेंसिल से स्ट्रक्चर बना लो और फिर बॉन्ड हटा करके पेन से बॉन्ड लगा लो, और उसके बाद सब पर पेन चला लो, हो गया आपका। एक ही इलेक्ट्रॉन था तो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बनाओगे, एक ही बॉन्ड था, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लिया। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं, वो सही है, बट ऐसे बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो ऐसे ना बना करके ऐसे बनाओगे तो बेटर रहेगा, यही थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो ठीक है, अब देखिए इसको गोला और बना देंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बन गया, पर हम इसमें ये भी इंडिकेट कर देंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉनों पे किसका हक है, ये भी इंडिकेट कर देंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हाइड्रोजन का हक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मतलब हाइड्रोजन का भी है, कार्बन का भी है। तो कार्बन के तो 2 कंप्लीट हो गए, यहाँ पे भी कार्बन सॉरी हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हैं। तो हाइड्रोजन का केवल 2-2 इलेक्ट्रॉन पर ही हक है, लेकिन जो कार्बन है, कार्बन का हक पूरे ये 8 इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि उसने इसको भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, इसको भी किया था, इसको भी किया था, तो इस पे सब पे इसका हक है। तो देखो कार्बन के 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही इस कार्बन का ये बनाना ध्यान से, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर पे इस कार्बन का भी हक है और इस कार्बन का भी हक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है आपसे, है ना। चलिए हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इथीन डिस्कस करते हैं, है ना। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए C2H4, यानी यहाँ भी 2 कार्बन है। जब एक कार्बन था तो हमने एक बना दिया था, अभी 2 कार्बन है तो सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम ऐसे बना रहे हैं 2 कार्बन है तो सबसे पहले हम कार्बन का हिसाब किताब लगाएंगे। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पहले बना करके देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, कार्बन की 4 वैलेंसी है, यानी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से कंडीशन है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और दूसरा कार्बन है, इसके पास भी 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, C2 में क्या होगा, ये 2 कार्बन आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ये रफ वर्क है आपका समझाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हो गया
carbon forms single bond with other कार्बन, कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो वन वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। एक वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गए चार में से, ऑफ ईच कार्बन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अब तीन तीन वैलेंसी इसकी और बची। अब वो वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड होंगी, तो चलते हैं स्टेप सेकंड। बची हुई वैलेंसी इसकी होंगी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड। तो सेकंड स्टेप में हम देखेंगे हर कार्बन के हिस्से में हाइड्रोजन कितना आया। दो कार्बन के हिस्से में 4 हाइड्रोजन थे, तो एक कार्बन के हिस्से में कितना हाइड्रोजन रहेगा, एक के हिस्से में 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे। तो जब हम एक कार्बन के हिस्से में 2 हाइड्रोजन रहेंगे, तो 2 हाइड्रोजन कार्बन की केवल 2 वैलेंसी और सेटिस्फाइड कर पाएगा। देखो 4 वैलेंसी थी इसकी, एक तो कार्बन कार्बन के बीच में सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, अब जो 3 बची, 3 में से जो हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर पाएंगे वो 2 ही कर पाएंगे, क्योंकि 2 से ज्यादा है ही नहीं। C2H4, क्योंकि स्ट्रक्चर C2H4 ही बनना है, यानी 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन ही लेने हैं मॉलिक्यूल में, तो 2 ही वैलेंसी सेटिस्फाइड हो पाएंगी हाइड्रोजन से। तो चलिए सेकंड स्टेप में क्या हो गया, 2 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन आर सेटिस्फाइड बाई, सेटिस्फाइड का मतलब क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन की शेयरिंग। इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन की शेयरिंग हो गई, तो हम कहेंगे इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी, या फिर हम कहें कार्बन की एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो गई, या हम कहें कार्बन और हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और बॉन्ड बना लिया। सब कुछ एक ही बात है। ठीक है, वैलेंसी का सेटिस्फाइड होना या फिर आपस में बॉन्ड बनना एक ही बात है। ठीक, तो 2 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो अब क्या सिचुएशन हो गई, यहां पर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया था फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, और इसकी 3 वैलेंसीज खाली बची थी। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन और जुड़ गए इनके, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो पहले बन गया था उसको तो बना रहने देंगे ऐसे। अब 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, एक हाइड्रोजन। अभी भी एक वैलेंसी सेटिस्फाइड होने के लिए बची है, मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक आपस में शेयर हो गए, एक वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से शेयर हो गया, ये वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे हाइड्रोजन से शेयर हो गया, ये वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। इसी तरह से इस कार्बन में भी वही कहानी है, ये वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, ये वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। 2 हाइड्रोजन से ज्यादा लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन है, क्योंकि फॉर्मूला C2H4 ही बनना है। अभी भी एक वैलेंसी इस कार्बन की और एक वैलेंसी इस कार्बन की बाकी बची है जो सेटिस्फाइड नहीं है। अब ना तो इसमें कार्बन की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ना ही हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4 ही रहने हैं। तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन आ चुके हैं और अभी भी इसकी एक एक वैलेंसी खाली है। तो फिर क्या होगा, रिमेनिंग फोर्थ वैलेंसी में भी सेटिस्फाइड ओनली जब ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में ही फिर से बॉन्ड बना ले, एक और बॉन्ड बना ले, ये और ये, वो भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो जाएंगे। अभी 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन ही है और एक इलेक्ट्रॉन अभी एक्स्ट्रा इनके पास यहाँ पर है जो सेटिस्फाइड नहीं है वैलेंसी, एक इसके पास भी है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या हुआ, थर्ड स्टेप हो गया the remaining valency of each carbon, या हम कहें
फोर्थ वैलेंसी है ना, रिमेनिंग वैलेंसी, या फिर हम कहें फोर्थ वैलेंसी ऑफ each carbon is satisfied only when carbon forms डबल बॉन्ड। पहले एक सिंगल बॉन्ड बन गया था, अब एक और बॉन्ड बना ले। कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद अदर कार्बन। और कोई रास्ता ही नहीं है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इसके पास, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है बस। अब एक एक इलेक्ट्रॉन को भी आपस में शेयर करके एक और बॉन्ड बना लेंगे तो सेटिस्फाइड हो जाएगी बैलेंसिंग। ये थर्ड स्टेप का डायग्राम हम यहाँ बना रहे हैं क्योंकि वहां जगह नहीं है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप का डायग्राम यहाँ लिखने के बाद हम इसको यहाँ बना देते हैं। सी सिंगल बॉन्ड पहले से था, अभी क्या हो गया था, दो हाइड्रोजन से दो और बैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई थी। एक एक बैलेंसी अभी भी दोनों कार्बन की बाकी है सेटिस्फाइड होने के लिए, क्योंकि टोटल 4 बैलेंसी होती हैं। 4 में से अभी 3 ही सेटिस्फाइड हुई हैं, 1 2 3। तो एक बैलेंसी और सेटिस्फाइड तभी होगी जब ये कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये दोनों आपस में फिर से शेयर करके एक और बॉन्ड बना ले। यानी इस कंडीशन में क्या बना, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। ये कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए आ सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे। एक कार्बन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो पहले इनका ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया आपने, फिर हमने आपको क्या टेक्निक बताई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की। सिंपल सी टेक्निक है, बॉन्ड हटाइए और उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। ये बॉन्ड हटाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए इस तरह। ऐसा ध्यान देना, ऐसे ऐसे में मत रख देना इलेक्ट्रॉन को। ये बॉन्ड हटाइए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। अब ये बॉन्ड हटाइए, यहाँ से 2 बॉन्ड हटाए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, एक बॉन्ड के बदले 2 इलेक्ट्रॉन। 2 बॉन्ड हटाए तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का, दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड का, ठीक। अब ये वाला बॉन्ड हटाएंगे, यहाँ रख दीजिए 2 डॉट। ये वाला बॉन्ड हटा दीजिए। समझ गए ना, एक बॉन्ड कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जब हम बॉन्ड हटा रहे हैं उसकी जगह इलेक्ट्रॉन रखना है हमको, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। तो बॉन्ड हटा करके बस इलेक्ट्रॉन रख देना है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें ये बता देना है कि किस एटम का कितने इलेक्ट्रॉनों पे हक है ना। इस हाइड्रोजन का इन 2 पे हक है, इन हाइड्रोजन का इस पर हक है, इस हाइड्रोजन का इन 2 इलेक्ट्रॉनों पे हक है, इस हाइड्रोजन का इन 2 इलेक्ट्रॉनों पे हक है। और ये कार्बन के 8 कहाँ से कंप्लीट हुए, 4 ये, 2 ये, 2 ये। ये कार्बन के ये 8 हो गए, गोला थोड़ा अच्छा बना लेना। इसी तरह से इस कार्बन के ये 8 हो गए, ठीक है। और ये ध्यान देना, जब 2 कार्बन के गोले बना रहे हो तो मेरी तरह छोटे बड़े मत बना देना। मैं तो यहाँ बोर्ड में थोड़ा सा बना रही हूँ, और आप कायदे से कार्बन कोशिश ये करोगे कि कार्बन कार्बन तो एक जैसे रहेंगे ना, तो 2 कार्बन के गोले एक जैसे बनने चाहिए। इसी तरह से हाइड्रोजन का ऐसा नहीं करना, एक जरा सा इतना सा बना दिया और एक इतना बड़ा गोला बना दिया। बस भर कोशिश ये करना कि ये वाले ये बराबर आपके बने, तो आपका सही बनेगा, डायग्राम सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। ये किसका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ
इथीन। इथीन का ही दूसरा नाम क्या है? कॉमन नेम मैंने आपको बताया था अभी। इथीन का कॉमन नेम इथाइलिन है। अब आ जाइए फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। इथाइन का मतलब हुआ C2H2। ठीक, अभी इसके फॉर्मूले के नाम से हमें देखना है कि कार्बन में 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। बस इतने ही खर्च करने हैं हमको, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो फर्स्ट स्टेप में तो यही हो गया कि 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन ठीक है। तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन गया। तो इस कड़ी में क्या हुआ? कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन गया तो क्या बना? 1 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 1 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन। 4 में से 1 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन इज सेटिस्फाइड। आपस में है कार्बन कार्बन के शेयरिंग से 1 वैलेंसी उन्होंने सेटिस्फाइड कर ली। अब बची इनकी 3-3 वैलेंसी और बची। तो फर्स्ट स्टेप में बन गया आपका कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड स्केलेटन, यानी इसको बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया कार्बन स्केलेटन। क्या नाम हो गया इसका? कार्बन स्केलेटन। उन दोनों वाले डायग्राम में भी इसका नाम कार्बन स्केलेटन लिख लेना, ठीक है, जो पहले बनाए थे। देन सेकंड स्टेप में आ गए हम, है ना। सेकंड स्टेप में बचे जितने भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो देखिए हाइड्रोजन कितने आएंगे? 1 कार्बन के हिस्से में उतने सेटिस्फाइड हो जाएंगी और बैलेंसी। 2 कार्बन के हिस्से में 2 हाइड्रोजन है तो 1 कार्बन के हिस्से में कितना आएगा? 1 आएगा, यानी 1-1 बैलेंसी और सेटिस्फाइड हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट हो गया रिमेनिंग वैलेंसीज, या हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम रिमेनिंग वैलेंसीज, यानी बची खुची जो 3 वैलेंसी हैं उनमें से फ्रॉम रिमेनिंग वैलेंसीज 1 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन। ठीक है, ये हमने अपने मन से नहीं लिखा, यहाँ पे हिसाब किताब लगा के लिखा है कि 2 कार्बन के हिस्से में 2 हाइड्रोजन है तो 1 कार्बन के हिस्से में कितना होगा। यानी इथेन, इथाइन, इथीन का किसी का भी जब आपसे ऐसे फॉर्मेशन पूछा जाएगा तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाम पता सही होगा तभी आप इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। तो फ्रॉम रिमेनिंग बैलेंसीज 1 बैलेंसी ऑफ each carbon is satisfied by 1 valency of each carbon is satisfied by 1 hydrogen atom। अभी एक ही वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई, पहले कार्बन कार्बन का स्केलेटन बन गया था, अब इस कार्बन कार्बन के स्केलेटन पर 1-1 हाइड्रोजन और लग गया, 1-1 वैलेंसी और सेटिस्फाइड हो गई। अभी एक मतलब 2-2 वैलेंसी और बची, क्योंकि कार्बन की 4 होती हैं, हाइड्रोजन की तो सेटिस्फाइड हो गई। देन अब हम आ गए थर्ड स्टेप में, यानी अगर हम रफ में बना के देखें तो ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे शेयर करने के लिए। तो इसने सबसे पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने हाइड्रोजन के साथ कर लिया, इसने भी हाइड्रोजन के साथ कर लिया।
अभी के कंडीशन में क्या है, इसकी एक वैलेंसी ये, एक ये, इसकी भी एक ये, दो वैलेंसी इन दोनों के पास खाली बची है जो सेटिस्फाइड नहीं है। ये दो वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड हो सकती हैं? हाइड्रोजन भी नहीं बढ़ाया जा सकता, कार्बन भी नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि स्ट्रिक्टली C2H2 फॉर्मूला ही होता है। तो ये कैसे सेटिस्फाइड होंगी? ये तभी सेटिस्फाइड हो सकती हैं जब ये कार्बन ये आपस में बॉन्ड बना ले, ये आपस में बॉन्ड बना ले, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तभी सेटिस्फाइड हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती हैं। तो तीसरा स्टेप क्या है? तीसरे स्टेप में क्या होगा कि ये कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन यानी दो इलेक्ट्रॉन आपस में फिर से शेयर कर लेंगे, यानी और ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो रिमेनिंग 2 balances of each carbon of, ये रफ वर्क है, ठीक है, समझाने के लिए, of each carbon will be satisfied only when each carbon atom forms triple bond with other carbon atom। यानी ये कार्बन एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, तभी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो सकती हैं। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है इनका स्ट्रक्चर, वो हम यहाँ बनाए दे रहे हैं। इनका ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, ये वाला इधर बनाए दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? कार्बन स्केलेटन आप पहले से बना चुके थे, CC स्केलेटन ऐसा था, फिर एक एक H जुड़ गया था, तो एक एक H और जुड़ गया था। अब ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा सबके बीच में, तो क्या कंडीशन होगी? 2 बॉन्ड और बन गए, ये बन गया इथाइन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा गया कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, वो भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो, कार्बन और कार्बन एक बॉन्ड हटाया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रख दिया, दूसरा बॉन्ड हटाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर रख दिया, तीसरा बॉन्ड हटाया, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर रख दिया। ये कंडीशन यहाँ पे आ गई। ये हाइड्रोजन के बीच का एक इलेक्ट्रॉन हटाया, यहाँ रख दिया, और एक बॉन्ड हटा के एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर भी एक बॉन्ड हटा करके एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम ये दिखा दें कि किसका हक किस इलेक्ट्रॉन पर है। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन का, और ये हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है। अब थोड़ा सा बस यही ध्यान रखेंगे, मेरा एक पतला मोटा हो गया, दोनों हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन है तो दोनों एक से होंगे, तो दोनों का थोड़ा साइज शेप एक जैसा बना के रख दीजिए। और कार्बन का हो गया ये कार्बन के हो गए 6 और 2 8, और इस कार्बन के हो गए ये। देखो छोटा बड़ा बन गया कार्बन का गोला, नहीं बनना चाहिए छोटा बड़ा, दोनों गोले बराबर के बनाने चाहिए, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप बनाते समय कि कार्बन के गोले जो है 2, वो लगभग लगभग बराबर के बने। ये बन गया मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ठीक है। तो हम आपको कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे दें तो आप बना करके देंगे
तो हम आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे रहे हैं अभी। H2O मॉलिक्यूल का बना के लाइए और NH3 का और CH4 का। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। अभी मैंने सिंपल वाले दिए हैं जो आप पढ़ चुके हो, उसी में से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिए हैं हमने। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O और CH4 एंड NH3 इनके बनाओगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई आपको, 3 तरीके के आपने कार्बन के कंपाउंड देखे अभी जो मैंने बनाए। एक वो था जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, और एक वो था जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और एक ये जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यानी 3 तरीके के कंपाउंड हैं। इनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? कार्बन के वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो कंपाउंड कहलाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, और कार्बन के वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ये कहलाते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल्ड हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि कार्बन 2 तरीके के कंपाउंड बनाता है। सैचुरेटेड मतलब वो जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सिर्फ, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन और कार्बन के बीच में है तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड।